हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का नेक्स्ट मेथड विच इज फजान्स मेथड। तो 1924 में एक साइंटिस्ट थे के फजान, इन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया। तो उस मेथड में बेसिकली था तो यह एजेंटोमेटिक टाइट्रेशन। डेफिनेटली इसमें क्या एजेंटोमेटिक टाइट्रेशन था, इसका मतलब टाइट्रेंट जो था इसमें वो हमारा सिल्वर नाइट्रेट ही था, ठीक है। और एनालाइट जिनको हम एनालिसिस जिनकी हम करने वाले हैं वो भी वही थे, ठीक है। तो डिफरेंट क्या था, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस नया किया, वो इन्होंने ये किया कि इन्होंने ऐसा इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस किया जो कि एड्सॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, ये मान लीजिए सैंपल का प्रेसिपिटेट बना AgCl, इसकी मैं पूरी आपको सही से समझाऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी। वैसे ही क्या होता है, सैंपल का प्रेसिपिटेट बनने के जैसे ही कंप्लीट होता है, जितने भी क्लोराइड आयंस बने हुए थे वो क्लोराइड आयन जैसे यूटिलाइज हो जाते हैं और AgNO3 बनना शुरू होता है, AgCl बन जाता है। उसके बाद ये जो आपका जो भी इंडिकेटर है ये सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने इंडिकेटर ऐसे दिए, इंट्रोड्यूस करे जो कि प्रेसिपिटेट के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं और कोई कलर भी शो करते हैं, ठीक है। तो कलर शो करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेफिनेटली हमें एड्सॉर्ब हो रहे हैं तो कुछ कलर शो करेंगे तभी पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट बन गया है, करेक्ट। एग्जाम्पल जो होंगे इस इंडिकेटर के, तो ये दोनों एग्जाम्पल है इस इंडिकेटर के, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन और इओसिन। तो जनरली ये जो हमारा डाइक्लोरोफ्लोरोसिन है वो क्लोराइड्स को जब हम एनालिसिस कर रहे हैं क्लोराइड्स की, उनके लिए होता है। और इओसिन जनरली हम ब्रोमीन या फिर आयोडाइड आयंस के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इंडिकेटर्स। तो बाकी का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है कि कैसे हमें टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन हमें सेम वही मेथड से करना है। हमारे पास AgNO3 है, ठीक है, AgNO3 है। तो AgNO3 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। विथ किससे, NaCl, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें तो वही रहेंगी क्योंकि हमारा ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो हमें स्टैंडर्डाइज करना है। AgNO3 हमने यूज करा है। अब हमारे पास ये स्टैंडर्डाइज AgNO3 है और हमारे पास हमारा सैंपल है। तो सैंपल तो वही है जो हमारे पास होता है, बस डिफरेंट क्या है, इंडिकेटर, ठीक है। तो कौन सा इंडिकेटर है, जो कि एड्सॉर्प्शन शो करता है, वो वाला इंडिकेटर है। तो सैंपल वही हो गया, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर हो गया। लेकिन ध्यान हमें बस यही रखना है कि सारी चीजें सेम है, सिर्फ इंडिकेटर बदला गया है। फजान्स ने इतना ही बोला था, इंट्रोड्यूस किया था। और ये बहुत अच्छा, मतलब इतना ही का मतलब ये नहीं है कि कुछ कम है, तो ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर साबित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस इंडिकेटर के एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जो इंडिकेटर का एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा वो एंड पॉइंट पे ही हो रहा होगा, ठीक है। मैं उसकी टेक्निकलिटी आपको भी विदिन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स बताऊंगी। उससे पहले आप ये देखो कि फैक्टर्स क्या क्या है। तो डेफिनेटली इंटेंसिटी ऑफ कलर कैसा आ रहा है, पहला फैक्टर हो जाता है। इंडिकेटर का कंसंट्रेशन आपने कितना लिया है, ठीक है, वो एक फैक्टर है। कम या ज़्यादा होगा तो कलर और उसमें डिफरेंस आएगा। और प्रेसिपिटेट का सरफेस एरिया कितना है। फॉर एग्जांपल आपके सैंपल जो भी आपने प्रेसिपिटेशन करा रहे हो उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेसिपिटेट बड़ा बनता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टिकल प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कभी क्या हुआ, इकट्ठा ही एक साथ हो गया और कभी पार्टिकल में डिस्पर्स रहता है। तो प्रेसिपिटेट का सरफेस एरिया कितना है,
तो डेफिनेटली जहाँ पर पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है ना, छोटे में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब इसे ज़्यादा ऑप्शंस मिल गए हैं अटैच होने के, और एक साथ जब ये इकट्ठा होता है कोई प्रेसिपिटेट तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक फैक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्राइमरी एब्जॉर्ब्ड आयन। ये मैं आपको थोड़ा सा अभी रुक के ही बताती हूँ कैसे डिस्प्लेस होते हैं एब्जॉर्ब आयंस। ठीक है, तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी एक फैक्टर रहता है कि कितने अच्छे से एब्जॉर्ब जो आयंस हैं वो डिस्प्लेस हो पाएंगे और दूसरे आयन आके इस पे अटैच हो पाएंगे। दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट, अ फैक्टर विच इफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जब टाइट्रेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ करा जा रहा है, कोलाइडल प्रेसिपिटेट की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही आयंस को एड्सॉर्ब कर लेता है। कोई भी प्रेसिपिटेट होता है जो ये AgCl बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, जो भी आयन इसके एक्सिस में होंगे उनको एड्सॉर्ब कर लेगा। तो ये कोलाइडल प्रेसिपिटेट की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब AgCl जो होता है जब बनता है, जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले टाइट्रेशन कराना स्टार्ट किया, तो ये पहला स्टेप जो था, जिस टाइम पर हमारा AgCl बनना शुरू हुआ, जैसे ही हमने एक ड्रॉप ऑफ AgNO3 इसमें डाला सैंपल के अंदर, तो AgCl बनना शुरू हुआ। तो अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, अपने ऐसे पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब कर लेगा जो कि एक्सिस में है। तो इनिशियली क्लोराइड आयन एक्सिस में होते हैं, तो क्लोराइड आयन की एक प्राइमरी लेयर फॉर्म हो जाती है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये क्लोराइड आयन क्या हो गए हैं, एड्सॉर्ब हो गए हैं इस प्रेसिपिटेट के ऊपर। जो थोड़ा सा प्रेसिपिटेट बना शुरू में, उस प्रेसिपिटेट के ऊपर अपने ही टाइप के आयंस, ठीक है, अपने ही टाइप के आयंस हैं इसके क्लोराइड आयंस, वो क्या हो गए हैं, प्रेसिपिटेट हो गए हैं, सॉरी एड्सॉर्ब हो गए हैं। तो एड्सॉर्ब होके इन्होंने प्राइमरी लेयर फॉर्म करी, तो ये लेयर तो आपकी प्राइमरी लेयर कहलाती है। अब क्या है, अब ये डेफिनेटली जो क्लोराइड आयन है ये किसी को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये आयंस हैं। तो ये आयंस हैं, तो ये इस समय जो एक्सिस में हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है, सोडियम प्रेजेंट है एक्सिस में। ठीक है, NaCl, क्योंकि हमने शुरू में क्या लिया हुआ है, मान लीजिए NaCl लिया हुआ है सैंपल में यहाँ पर, तो NaCl शुरू में अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो हमारे पास Na पॉजिटिव Na नेगेटिव आयंस हैं। तो ये वाले आयंस तो AgCl ने प्राइमरी लेयर बना ली क्लोरीन से, क्लोरीन आयंस की। तो बचे कौन से, अब क्लोरीन आयंस किसको करेंगे, सोडियम आयंस को अट्रैक्ट करके एक सेकेंडरी लेयर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी एक सेकेंडरी लेयर फॉर्म हो गई, इसको सोडियम आयन क्या हो गया, यहाँ पर अटैच हो जाता है। अब एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो रहा है, जितने भी क्लोराइड आयन थे उन्होंने मिलकर AgCl फॉर्म कर लिया। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, AgNO3। ठीक है, एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ AgNO3 जो बचा हुआ है, तो Ag प्लस NO3 नेगेटिव, इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो प्रेसिपिटेट दिख रहा है, अगर कोलाइडल प्रेसिपिटेट की बात करें, तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, इसमें से कौन से इसके तरीके के ही आयंस हैं, जो कि हैं Ag आयंस। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक Ag आयंस की लेयर बना लेगा एड्सॉर्ब करने, क्योंकि इस समय ज्यादा मात्रा में हमारे पास Ag आयंस है। क्लोराइड आयन तो खत्म हो चुके हैं, प्रेसिपिटेट में चले गए हैं वो। ठीक है, प्रेसिपिटेट के अंदर चले गए हैं। यहाँ हमारे पास क्या बचे हैं, Ag आयंस और नाइट्राइट आयंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइमरी लेयर किसकी बनेगी, लाइक अलाइक आयंस, मतलब जिसका प्रेसिपिटेट है उसी के जैसे आयंस कौन से दिख रहे हैं, इसमें Ag आयंस दिख रहे हैं, तो प्राइमरी लेयर उसकी फॉर्म हो जाएगी। तो प्राइमरी लेयर इस केस में बन गई। एट इक्विवेलेंट पॉइंट लिख लेंगे इसको, एट इक्विवेलेंस पॉइंट। अभी देखो आएगा, इंडिकेटर भी पिक्चर में आएगा। ठीक है, और ये साथ साथ ही लगभग साथ ही इतनी जल्दी आता है ये जो मैं नेक्स्ट बताऊंगी अभी, तो इसके बाद ही इंडिकेटर पिक्चर में आ जाता है। ठीक,
तो फिलहाल तो अभी इसकी आउटर सेकेंडरी लेयर पे क्या कौन होगा, हमारे NO3 नेगेटिव आयंस, क्योंकि क्या होता है इस समय पर ये जो Ag आयंस हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा तो कंसंट्रेशन और दूसरा अगर किसी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो जिसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उसी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल तो अभी NO3 नेगेटिव इसके पास तो ज़्यादा आसपास था, तो ये फिलहाल तो इसने एक सेकेंडरी लेयर बना ही रखी थी फॉर सम टाइम, जब तक और एक्सेस ऑफ इंडिकेटर अपने पिक्चर में या फिर अपने काम में नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे ही इंडिकेटर के लायक ऐसा AgNO3 हो जाता है, तब यहाँ से इंडिकेटर के जो आयंस हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, एट इक्विवेलेंट पॉइंट कह लेंगे, एंड पॉइंट कह लेंगे, तो AgCl तो बनाया हुआ है और इसने Ag+ को की प्राइमरी लेयर तो बना ही रखी है। ठीक है, क्योंकि अलाइक है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन हुआ क्या, जब इस NO3 नेगेटिव को, ठीक है, इंडिकेटर का, जैसे मान लीजिए इंडिकेटर जो था वो सोडियम सॉल्ट था, सोडियम सॉल्ट इंडिकेटर, ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ इंडिकेटर को। तो कोई भी सोडियम सॉल्ट था इंडिकेटर का, तो उसकी एफिनिटी किससे ज़्यादा हो गई, इस आपके NO3 नेगेटिव आयंस से, और उसने इस पार्ट को, अपने इंडिकेटर के इस पार्ट को छोड़ दिया। तो ये पार्ट जाके कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर आपका जो Ag की जो प्राइमरी लेयर थी उससे एड्जॉर्ब होके एक सेकेंडरी लेयर फॉर्म करेगा, जैसा कि हमेशा ही कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये सेकेंडरी लेयर फॉर्म होगी इंडिकेटर से एड्जॉर्ब होकर, वहां पर एक कलर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर एड्जॉर्ब हुआ, ये आयनाइज्ड इंडिकेटर एड्जॉर्ब हुआ, इसका इसलिए ही क्या रीजन है इसका कि ये कलर शो कर रहा है, यानी अनआयनाइज्ड फॉर्म में ये कलर शो नहीं कर रहा था, और जैसे ही इसे ये आयनाइज्ड हो गया तो ये कलर शो कर रहा था। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोरेसिन की बात करें, तो फ्लोरेसिन अगर हमने ले रखी, क्योंकि हम Cl का एग्जांपल ले रहे हैं, क्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम फ्लोरेसिन को यूज कर सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्लोरेसिन को। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्लोरेसिन जो होता है उसका क्या कलर होता है, पिंक कलर का एक सोल्यूशन, प्रेसिपिटेट की जो एड्सॉर्प्शन लेयर है वो फॉर्म करता है। तो यहाँ पर आपको पिंक कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देने लगता है। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लोरेसेंस जब हम लेते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर एंड पॉइंट पर आपको पिंक कलर मिल गया बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन इंडिकेटर आयन यानी फ्लोरोसिन एंड आपका ये जो Ag+ आयन है, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ और आपको कलर मिल गया है। नेक्स्ट एक चीज ध्यान रखने की ये है कि कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हम चॉइस करेंगे इंडिकेटर की। ठीक है, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर की। तो कंडीशन विच गवर्न्स चॉइस ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ इंडिकेटर, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। तो पहली चॉइस ये होगी कि इंडिकेटर सेलेक्ट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि द इंडिकेटर आयन शुड हैव अ चार्ज ऑपोजिट टू दैट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। डेफिनेटली जो भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है उसके ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए, तभी ना इसको हटा के वो वहां पर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो पाएगा। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। देखो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है ना Ag, तो Ag लगा हुआ है, Ag+ है, तो डेफिनेटली हमारा जो इंडिकेटर है उसके आयंस का चार्ज यहाँ पर हमें नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मल्टीवेलेंट आयंस एंड अदर फैक्टर्स which have coagulating effect should be avoided as a colloidal state of precipitate is desired। तो हमें कोलाइडल स्टेट चाहिए प्रेसिपिटेट की, तो हम ऐसा आयन नहीं लेंगे जो कि मल्टीवेलेंट हो। ठीक है, तो मल्टीवेलेंट आयंस को हमें अवॉइड करना है इस केस में, और जहां मल्टीवेलेंट आयन होगा वहां हम इस टाइप के इंडिकेटर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट जो आता है, हमारा जो सोल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है इतना होना चाहिए कि हमें शार्प कलर चेंज दिखाई दे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन,
तो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन के टाइम पर भी हमने कहा था इंटेंसिटी ऑफ कलर की हम बात कर रहे थे, लेकिन किस पॉइंट पे आएगी वो, जब आपका सैंपल के अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए, सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए आपके प्रेसिपिटेट का, जिस पर कि जाके आपका इंडिकेटर जो है एड्जॉर्ब हो रहा है। जब कंसंट्रेशन ही बहुत कम होगा तो आप उस कलर चेंज की इंटेंसिटी को उतना देख नहीं पाओगे, बहुत अच्छे से कलर चेंज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कलर इंटेंसिटी बहुत कम भी हो सकती है। तो इसलिए कंसंट्रेशन ठीक होना सोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना सेंसिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा इंडिकेटर है वो ऐसा हो कि वो सेकेंडरीली ही एड्जॉर्ब हो, प्राइमरीली एड्जॉर्ब ना हो। तो प्राइमरीली एब्जॉर्ब ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने अभी कहा था कि कोलाइडल प्रेसिपिटेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अलाइक आयंस को ही एड्जॉर्ब करके प्राइमरी लेयर बनाता है। तो यानी कि हमें ऐसा इंडिकेटर नहीं चाहिए जिनमें से जो भी हमारा प्रेसिपिटेट, यहाँ तो AgCl बन रहा था, ठीक है, तो ऐसा इंडिकेटर हम लेंगे जिसमें ना ही Ag हो ना ही Cl हो। समझ में आ गया? ऐसा इंडिकेटर हमें नहीं लेना है जिनमें या तो सेम प्रेसिपिटेट आयंस, जो कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स हैं, उनमें सेम आयन ना हो। तो सेम आयन नहीं होंगे तभी ही वो सेकेंडरीली एड्जॉर्ब हो पाएगा, अदरवाइज सेम आयन होने से वो प्राइमरीली और एड्जॉर्ब भी हो सकता है, और प्राइमरीली एड्जॉर्ब होगा तो वो कलर नहीं देगा। ठीक है, तो हमें ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो कि एक लेयर ऊपर फॉर्म करे, सेकेंडरीली एड्जॉर्ब होगी, सेकेंडरी लेयर बनाए, ठीक है, जिससे कि हमें उसका कलर दिखाई दे। दूसरी चीज क्या है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके कुछ डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो अब हम कोलाइडल प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं, आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हो कि कोलाइडल सॉल्यूशंस की कुछ डायमेंशंस हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये जो इंडिकेटर हैं ये उन्हीं प्रेसिपिटेट के ऊपर यूज कर पाएंगे जो कि कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडल डायमेंशंस के अंदर आते हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अगर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो उन पे एड्जॉर्ब अगर इंडिकेटर होगा तो उनको सरफेस एरिया भी पहली चीज़ तो कम मिलेगा, दूसरी चीज़ जो डायमेंशन होगा वो हमें इंडिकेटर एड्जॉर्ब होने का वो ज़्यादा चाहिए होगा अगर हमारा पार्टिकल डायमेंशंस के बाहर होगा तो, ठीक है। इसलिए कोलाइडल डायमेंशंस के अंदर ही इन प्रेसिपिटेट का डायमेंशन रहना चाहिए, इसीलिए इनको कोलाइडल प्रेसिपिटेट ही कहा गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फजान्स मेथड। इसमें मेथड तो एज सच अलग से कुछ नहीं था, मेथड में सिर्फ हमारा मेथड पूरा वही था जो हमने किया, ठीक है। अलग क्या था? अलग था इसका इंडिकेटर का फंडा, ठीक है। तो इसका इंडिकेटर कैसे वर्क कर रहा है, सिर्फ डिफरेंस इसमें वही था। नेक्स्ट आपके सिलेबस में टॉपिक आता है एस्टिमेशन ऑफ NaCl। तो एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें करना है, आपके टॉपिक में है, इसको हम लिख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपका जो टॉपिक है, तो आपने अभी तक 3 मेथड्स पढ़े, मोर्स मेथड, वॉलहार्स मेथड और फजान्स मेथड। तीनों में एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय यूजिंग मोर्स मेथड, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, मोर्स मेथड वाला इंडिकेटर उठा लेना है और आपको टाइट्रेशन करके दिखा देना है। जब आपसे पूछा जाएगा एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यूजिंग वॉलार्ड्स मेथड, तो अब आपको क्या करना है, वॉलार्ड्स वाला इंडिकेटर उठा देना है और आपको टाइट्रेशन कर देना है। तो यानी कि फजान्स के लिए फजान्स का इंडिकेटर उठा लेंगे, यानी कि क्या है, आप सोडियम क्लोराइड को एस्टिमेट करने वाले हो डेफिनेटली, तो सिंपली किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो मेथड क्या रहेगा, एक टाइट्रेंट रहेगा और नीचे आपका सैंपल रहेगा, इंडिकेटर रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हो सकता है, इन तीनों मेथड से। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ABCD लिख के डालिए, ABC, ठीक है।
यहाँ कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, यहाँ कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, यहाँ कौन सा इंडिकेटर यूज होगा। करेक्ट। फिलहाल हम अगर एस्टिमेशन का मतलब हो गया कि सोडियम क्लोराइड का अमाउंट पता करना है, एसए करना है, ठीक है। तो हमारा सेटअप कुछ ऐसा रहेगा, एक हमारे पास टाइट्रेंट रहेगा दैट इज AgNO3 और हमारे पास सैंपल रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास सैंपल रहेगा और हमारे पास एक रहेगा इंडिकेटर। इंडिकेटर अब आप लोग बताओगे किसमें कौन सा यूज हो रहा था, ठीक है। तो होना क्या है, डेफिनेटली इंडिकेटर तो एंड पॉइंट ही बताएगा। करना आपको सबसे पहले यही है कि आपने जो टाइट्रेंट लिया है ये आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, 0.1 नॉर्मल आपने AgNO3 बनाया है, तो उसे सबसे पहले क्या करोगे, स्टैंडर्डाइज कर लोगे। किससे स्टैंडर्डाइज करोगे, स्टैंडर्ड NaCl के सोल्यूशन से। देखो यहाँ पर आपके पास कंफ्यूज नहीं होना है, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कर रहे हो, ठीक है, खुद NaCl का ही एस्टिमेशन करना है आपको सैंपल में, लेकिन वो करने से पहले आपको AgNO3 स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है। तो उसको भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारे पास एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड ही है, जिसको हम नोन अमाउंट में बना के 0.1 नॉर्मल का बनाकर हम अपने AgNO3 को क्या कर लेंगे, स्टैंडर्डाइज कर लेंगे पहले से, ठीक है। उसके बाद हम इस सैंपल को का एस्टिमेशन करेंगे उससे, करेक्ट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ कैलकुलेशंस बता रही हूँ। आपके लिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम आप थ्योरी में क्या क्या लिखोगे, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको लिखना है बाय यूजिंग मोहर्स मेथड। तो मोहर्स मेथड में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि आपकी प्रिंसिपल क्या है उसका। मोहर्स मेथड में आप सिंपली क्या करते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl बन जाता है, NaNO3 बन जाता है, और इंडिकेटर जो आप लेते हो K2Cr2O4, पहला मैंने बता दिया, बाकी आपको खुद दोनों के लिखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, K2Cr2 वाली रिएक्शन लिख दोगे प्रिंसिपल में कि इंडिकेटर ये वाला यूज हो रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स हेडिंग डालोगे, फिर डालोगे रिएजेंट्स में आपने क्या क्या बनाया। सबसे पहले बनाया 0.1 नॉर्मल AgNO3, उसके बाद आप बनाओगे 0.1 नॉर्मल NaCl, जो कि आप स्टैंडर्ड ऐसा यूज करोगे इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। उसके बाद आप लिखोगे प्रिपरेशन ऑफ 5% K2Cr O4 यानी कि पोटेशियम क्रोमेट का भी सोल्यूशन बनेगा, जो कि 5% सोल्यूशन बनेगा, जो कि इंडिकेटर की तरह हमें यूज करना है, वो लिखोगे। फिर लिखोगे एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी कि आपको क्या क्या करना है। तो जैसे हम लिखते हैं ना कि टेक 10 ml ऑफ 0.1 normal NaCl into conical flask, add 1 ml of potassium chromate indicator solution, उसके बाद titrate the solution again silver nitrate solution until brick red color precipitate is formed in conical flask, ठीक है। तो ये तो था स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सैंपल को लेना है। तो सैंपल को हम ये पॉइंट्स में लिखना है सारी चीज़ें। तो एक्यूरेटली हम सैंपल को पहले वे करेंगे, ठीक है, वे करके हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में, और उसके बाद उसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे। इंडिकेटर ऐड करने के बाद हम उसे स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3 के साथ यूज़ करके टाइट्रेट करेंगे और एंड पॉइंट निकालेंगे। तो एंड पॉइंट जब हमारे पास आ जाएगा तो हम उसे सारी वैल्यूज जो हैं इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एस्टिमेशन का एसए का फॉर्मूला याद आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे पिछले लेक्चर्स को देखे, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे हम ये फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 इज इक्विवेलेंट टू दिस ग्राम ऑफ NaCl, ऐसा फैक्टर निकालना होता है, और फिर परसेंटेज के प्योरिटी के फॉर्मूले में हमें अपनी वैल्यूज रखनी होती हैं। तो ये मैंने पहले वाले लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है जहाँ हमने एस्टिमेशन कर रखे हैं, करेक्ट। तो इस फॉर्मूले में हम क्या रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 जितना भी यहाँ पर यूज हो रहा था सैंपल में। देखिए अब इस वाले फॉर्मूले से स्टैंडर्डाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्या करते हैं वो लोग, स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पर जब हमने AgNO3 को स्टैंडर्डाइज कराया था उसके टाइम पर NaCl का जो वेट लिया था वो हम यहाँ रख देते हैं, फिर आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन करो AgNO3 का और भूल जाओ,
बस क्या याद रखो कि उसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी कितनी आई थी। अब हमारी बात हो रही है सैंपल की, हमें सैंपल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो सैंपल को हमने अभी, मैं जब आपसे बोल रही थी कि स्टेप वाइज स्टेप लिखना है, तो स्टैंडर्डाइजेशन तो हो गया खत्म। उसके बाद जब हम सैंपल प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम सैंपल को फिर से वे कर रहे थे ना, ग्राम्स में वे करके उसे वाटर में ऐड कर रहे थे। चाहो तो फिर से सुन लेना इस चीज़ को, मैं बोल रही थी जब, तो उसको हमने ऐड किया था वाटर में, तो पहले वे किया हमने सैंपल को। तो जो हमने वेइंग की सैंपल की, वो वाला वेट यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है, वेट ऑफ NaCl, करेक्ट। एक्चुअल नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3 आपने जब स्टैंडर्डाइज किया था उसको तब आई थी, वो वाली रखनी है। वॉल्यूम ऑफ AgNO3 यहाँ पर कितना यूज हुआ, ठीक है, जब आपने सैंपल को टाइट्रेट करके देखा। फैक्टर क्या निकल के आया, ये जो फैक्टर हमारा ऊपर लिखा हुआ है, ये फैक्टर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करना सीख लेंगे। इनटू 100 डिवाइड बाय वही वेट ऑफ NaCl सैंपल का, इनटू एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3। हमने शुरू में क्या नॉर्मेलिटी एक्सपेक्ट की थी, ठीक है, बिफोर स्टैंडर्डाइजेशन हमने 0.1 नॉर्मल का बनाया था, और एक्चुअल नॉर्मेलिटी हमारी बाद में हमने निकाली स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये चीज़ तो आपकी स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम वाली है, और ये वाली जो चीज़ है ये आपके सैंपल की बात हो रही है, जिस टाइम आपने सेकेंड स्टेप किया कि आपने सैंपल की एनालिसिस की। तो वॉल्यूम ऑफ AgNO3 आपको सेकेंड स्टेप में पता चलेगा, वेट ऑफ NaCl जो आपने सेकेंड स्टेप में लिया है उसको रखेंगे, करेक्ट। तो इन सारी चीज़ों से हमारा एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो जाता है, ओके। तो तब भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स, मैं कोशिश करूँगी वहाँ आपको एक्सप्लेन करने की। तब तक के लिए इसको समझिए, और कोई भी डाउट है तो पूछिए। ऑल द बेस्ट, बाय।